गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू नॉलेज। अब आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जिसका कि नाम है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो पहला हमारा है राष्ट्र। तो पहले हम राष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरण बिंदु होता है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अब हम जानेंगे नेपोलियन कौन था। तो जो भी इम्पॉर्टेंट है वो इसके बारे में, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट है वो हम लेकर के आए हैं, जो कि हमारे बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम जानेंगे कि नेपोलियन कौन था। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1759 को हुआ। नेपोलियन एक महासम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में सेनापति बन गया। उसके कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और उपहार लोकप्रिय हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस शासक बन गया। अब हम जानेंगे उदारवाद। तो उदारवाद यानी लिबरेशन शब्द लैटिनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था, व्यक्ति के लिए आज़ादी एवं कानून के समक्ष समानता। अब हम जानेंगे निरंकुशवाद। तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह के बारे में जानेंगे। एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव के स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता था। नेक्स्ट हमारा हो गया यूटोपिया। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। अब हम जानेंगे रूमानीवाद। एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना के विकास करना चाहता था। अब हम जानेंगे जुकर्स। प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल हैं। इसके बाद निरंकुश शासक व्यवस्था, उदारवादी विचार का प्रचार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका। हमारा नेक्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789, नागरिक संहिता 1804, वियना की संधि 1815, उदारियों की क्रांति 1848, जर्मनी का एकीकरण 1866-1871, इटली एक एकीकरण 1859-1871। अब हम जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो चलिए जानते हैं। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। यूरोप में अलग अलग समाज था, जैसे हर वर्ष साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेज, फ्रेंच, इटली आदि अलग। अब हम जानेंगे यूरोप समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले क्या था। तो यूरोप समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था। पहला हमारा हो गया उच्च वर्ग, दूसरा हमारा हो गया निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग को कुलीन वर्ग कहते थे और निम्न वर्ग को कृषक वर्ग। तो उच्च वर्ग कुलीन वर्ग, कम जनसंख्या। दूसरा हमारा उच्च वर्ग तथा वस्त्र जमाने वाला जमींदार, यानी ढेर सारी खेतों के मालिक, सभी अधिकार दिए जाते थे। ठीक है। अब हम जानेंगे निम्न वर्ग कृषक वर्ग। तो निम्न वर्ग हो गया आपका अधिक जनसंख्या। निम्न वर्ग जमीन हानि, यानी या तो जमीन ना था या किराए पर। अब हमारा दूसरा हो गया किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे, यानी यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया था, नया मध्य वर्ग। अब हम जानेंगे नया मध्य वर्ग के बारे में।
इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि। पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद। इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। इसे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीज़ों तथा पूंजी के आगमन पर था उस खत्म कर दिया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच नियंत्रण यानी सीमा शुल्क, इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जोलोबेन। जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, इससे पहले 30 से ज़्यादा थी। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे। जोलोबेराइन यह जर्मन शुल्क संघ था जिसके अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशंसा की पहली तरह स्थापित हुआ था। इससे विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण प्रतीक था। अब हम जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इससे फ्रांस की राजतंत्र समाप्त कर प्रभुत्व फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। यह क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज था जिसमें संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकार ने अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोग एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर सकती थी। बाद में नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया। 1804 की नागरिकता साहित्य नेपोलियन की सहायता के नाम पर जाना जाता था। इसके अलावा यूरोप की 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रवाद एकता से संबंधित विचार उदाहरण से करीब से जुड़े थे। दूसरा हो गया हमारा सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदरल जनरल असेंबली कर दिया गया। फ्रांस भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसके सबको समान कानून का अवरोध हुआ। इसके बाद अतिरिक्त आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माफ की एक समान व्यवस्था की गई। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठित किया गया जिनका नाम दिया गया जैकोबिन क्लब। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिया गया जिससे राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई। अब हम जानेंगे फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषताएं। संविधान आधारित शासन, समानता, स्वतंत्रता, विस्तृत जैसे विचार, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, नेशनल असेंबली का गठन, माप तौल एक समान व्यवस्था, फ्रांस को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। अब हम जानेंगे नेपोलियन का शासनकाल। तो चलिए जानते हैं। तो नेपोलियन फ्रांस पर आना, शासन चलाना शुरू किया। उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर उन्हें राजतंत्र को स्थापित कर दिया। नेपोलियन के समय की व्यापार, आगमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाकर जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित किया। 1804 में नेपोलियन संहिता नागरिक संहिता है। इस 1804 में लागू किया गया। इससे जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसने केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। 1804 की नागरिक संहिता जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की संपत्ति, कानून के समान सामान्यता एवं स्थापित को आधार को सुरक्षित किया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। समाप्ति व्यवस्था को समाप्त किया गया। किसानों के भू दस्मों और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति। शहर के कारीगरों के क्षेत्र संघों में नियंत्रण हटा दिया गया। जागीरदारी
इसके तहत किसान, जमींदार और उद्योगपति द्वारा तैयार सामान कर कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ा। रूढ़िवादी एक ऐसी राजनीतिक दर्शन को परंपरा स्थापित स्थानों में रिवाज पर जोर देता है जो जनरल बदलाव की बजाय दरवाजा पर जोर देता है, जो बदलाव के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। अब हम जानेंगे 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवादी। तो 1815 में नेपोलियन की हर एक उपरांत यूरोप की सरकार का सुझाव पर रूढ़िवाद की तरह बढ़ गया। इसके बाद यूरोपियन सरकार परंपरा, स्थानीय और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सब को ख़त्म कर दिया, जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था वियना समझौता। अब हम जानेंगे वियना कांग्रेस के बारे में। तो 1815 में ब्रिटेन, प्रस्सा, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिरोध रूप के लिए समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर जोरो मैटरन ने किया। संधि के तहत मुख्य 3 निर्माण। पहला, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायल कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार न कर सके। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बोन वंश को सत्ता में बहाल किया गया। और तीसरा है हमारा कि राजतंत्र को जारी रखा गया। 1815 इसके बाद है हमारा 1815 की वियना संधि की विशेषताएं। तो फ्रांस में बूर्बोन राजवंश की पुनर्स्थापना, इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में नई रूढ़िवाद व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस ने उन्हें झालकों पर अधपतित खो दिया जिन्होंने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक के हेतु राज्य की स्थापना। अब हम जानेंगे यूरोप में क्रांतिकारी। तो यूरोप सरकार के इन सारे निर्णय के विरुद्ध में क्रांतिकारी ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया जिनका मुख्य मकसद लक्ष्य था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना था, वियना संधि की विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तुम्हारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।